एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। आज का चैप्टर है, दो चैप्टर मिलाकर के आज पूरा दिन में पढ़ाएंगे आपको, या इस लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। वो है स्ट्रेटजीज एंड माइक्रोब्स। ये दोनों 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर ये दोनों चैप्टर्स हैं। इन दोनों चैप्टर्स से क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली आते हैं और वेरी डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक लाइन इन दोनों चैप्टर्स की पढ़नी है, और स्पेशली इसके एग्जांपल्स हैं वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये जैकपॉट चैप्टर्स हैं दोनों, स्ट्रेटजीज एंड माइक्रोब्स। और दोनों में से जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है वो ज्यादा है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए जी, तो फिर इतना अच्छा चैप्टर, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन और इतना मतलब ग्रांटेड चैप्टर्स जो है उनको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको लिख करके दिया है या समझाया है, तो आप देखिए उसको कि इस चैप्टर को किस तरीके से हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर स्ट्रेटेजीज को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोस पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजीज के अंदर इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है कि क्या है, सिंपल इस चैप्टर का मतलब क्या है। ये स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, मतलब आपको फूड प्रोडक्शन जो है, मतलब आपको आज की तारीख में फूड की नीड बहुत है। जो लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है जहां की कंट्री की मान लीजिए, या आप जिस एरिया में रहते हैं वहां की मान लेते हैं, तो हम इंडिया की बात करते हैं, कंट्री लेवल पे बात करते हैं। अगर इंडिया में, कंट्री में अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी, उसके बाद हम कहेंगे कि सर भूखमरी है वहां पर, तो हंगर बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली उस सभी को खाना मिलना चाहिए, उसके लिए फूड का जो प्रोडक्शन है वो क्वालिटी प्रोडक्शन होना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को एनहांस करना चाहिए। मतलब कोई भी फूड अगर बन रहा है, जैसे मान लो कि आपने खेत के अंदर 2 बीघा या फिर जहां के जो भी कैलकुलेशन होता है उस एरिया में आपने गेहूं लगा दिए, वीट। अब वीट की क्या क्वालिटी आप यूज कर रहे हो, सीड जो है वो कौन से डाल रहे हो खेत में, उस पर डिपेंड करता है। आप हाइब्रिड सीड लेकर के आए हो तो आपने हाइब्रिड बनाया है ना पहले। मतलब आप चाहते हो कि मैं जो मेहनत करूं, इतना टाइम दूं, तो जो प्रोडक्शन जो होकर के आएगा वो सीड बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन वाला एक ग्रेन होना चाहिए। तो आपको वो सीड पहले अच्छा डालना ही पड़ेगा, तब जाकर के प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इवन मैं ये कहूंगा कि केवल आपको एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर रख करके या प्रॉपर केयर रख करके आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, या फिर ज्यादा जगह पर, ज्यादा लैंड एरिया के ऊपर एग्रीकल्चर करके आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें सर, कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी, कुछ स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्टली हमें देखना है कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हो, और वही स्मार्टनेस और वही बायोलॉजिकल टच, जैसे हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करो, हाइब्रिड्स बनाओ, 2 कैरेक्टर्स हैं उनको मिक्स करो। मतलब एक के अंदर ये क्वालिटी है, दूसरे में वो क्वालिटी है, दोनों क्वालिटीज को लेकर के आप मिक्स कर दो, और तीसरा एक हाइब्रिड बनाओ, जिससे आपको पता चले कि इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक टच देकर के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। कम एरिया के ऊपर जो लगाया गया है वहां पर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करनी है। तो आपको स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी, और उन्हीं स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, ओके। तो आप सबसे पहले देखिए, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, 2 सेक्शन में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बताया गया है कि एनिमल लाइफ स्टॉक, क्योंकि आपको पता है मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियंस जो है, उनके लिए फूड जो है वो एक किसी न किसी फॉर्म के अंदर, एनिमल फॉर्म्स के अंदर चाहिए। और दूसरा, जो हम मिल्क प्रोडक्ट्स ये हैं, उनके ऊपर भी हम लोग डिपेंडेंट है। तो आपको उनको जो प्रोड्यूस करने वाले, मिल्क को प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको केयर, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उनको अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिकली उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो उसको जब जितनी भी बातें हम वो पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक दैट इज यूजफुल टू ह्यूमन। तो 2 काम करते हैं इसके अंदर। क्या काम करते हैं, एक तो जो है उनकी केयर करते हैं अच्छे तरीके से, और दूसरा ब्रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रीडिंग मतलब 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, 2 अच्छे कैरेक्टर्स को एक जगह लाओ, तो उसके लिए ब्रीडिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो ब्रीडिंग और केयर, ये लाइफ स्टॉक जो होता है उनका आप करो, वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर होता है। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या करता है, डील्स विथ दिस वन, इंक्लूड, एक तो ये डील करता है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या इंक्लूड होता है। अब इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कौन से एनिमल यूजफुल होते हैं,
तो उस एनिमल के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे पोल्ट्री, फार्मिंग एंड फिशरीज। तो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है उसमें 3 चीजें होती है, आपको 3 काम करने हैं। एक तो फार्मिंग जरूरी है, पोल्ट्री जरूरी है, ओके, और दूसरा फिशरीज जरूरी है। क्लियर? तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फिशरीज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे और बताएंगे आपको। यहाँ पे जैसे बर्ड्स जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर फार्मिंग में कैटल्स वगैरह जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिशरीज में फिशेस जो होती हैं उनकी बात करेंगे, और एपीकल्चर की बात करेंगे जो हम हनी बी से हनी प्रोडक्शन वाली है, वो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देखो, आपको कोई भी बोले कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है तो वो एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ही है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक लाइक बफेलोज, पिग्स, horses, camels, etc. is called animal husbandry. Okay? तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट सबसे पहले आप देखते हैं। तो फार्मिंग, अभी वर्ड लिखा था पोल्ट्री, दूसरा था फार्मिंग। फार्म कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो एक क्लासिफाइड फार्म होता है उसको बोलते हैं डेयरी फार्म। डेयरी फार्म क्या है सर? डेयरी फार्म जो होते हैं वो फार्म्स होते हैं जहां पर मिल्क और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता है। वो कैटल्स, उनकी केयर टेकिंग, उनकी ब्रीडिंग, उनकी हॉस्पिटलिटी को मेंटेन किया जाता है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको बढ़ा करके देंगे। उसको आप एक कैलकुलेटेड वे के अंदर आप उसको करना, उसको हम बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करना है हमें, तो वो एनिमल हस्बेंड्री का पहला टास्क है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो मिल्क इल्ड डिपेंड्स ऑन, आपको मिल्क का इल्ड इंक्रीज करना है, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? पहले बात सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे मिल्क आ रहा है वो जो एनिमल है उसकी क्या ब्रीड है, उस ब्रीड की क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन फार्म। कि आपके वो कैटल्स जो है उसको, उन कैटल को एक पर्टिकुलर, वो कैटल क्या होता है कि वो एक आर्टिफिशियल और एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का प्रोडक्ट होता है वो कैटल्स, इसलिए उन कैटल को ब्रीड बोला जाता है ना। तो एक एक्स और एक वाई, 2 कैरेक्टर को मिक्स करके जेड बनाया, तो जेड जो एक वो एनिमल है उसको ब्रीड बोलते हैं। तो उस ब्रीड की क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी पर डिपेंड करता है मिल्क का इल्ड। तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन फार्म। अब इसमें क्वालिटी में क्या चीज आती है? हाई इल्डिंग पोटेंशियल, मतलब ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्वालिटी के अंदर, वो होता है रेजिस्टेंस टू डिजीज। ये 2 क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड के अंदर। वेल लुक्ड आफ्टर कैटल, मतलब जो आपके पास ब्रीड है, जो कैटल्स हैं, उनकी देखरेख कैसी हो रही है, उनका वेल लुकिंग आफ्टर हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे हाउस्ड वेल, अच्छे तरीके से उनको रहने के लिए जगह होनी चाहिए, एडिक्वेट वाटर होना चाहिए, डिजीज फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, कई सारी चीजें, मतलब वो जहां रहते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तीसरा है फीडिंग ऑफ कैटल, वो जो फीडिंग जो आप उनको खिलाते हो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए सारा का सारा। और क्लीनिनेस एंड हाइजीन, इसका भी बहुत प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए डेयरी फार्म को अगर मैनेज करना है तो, और ऐसा करोगे तब आप मिल्क का इल्ड बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी सुधरेगी। तो हम कहेंगे कि सर एनिमल हस्बेंड्री में हमने ये काम करके माना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको यहां पर पोल्ट्री फार्म, अच्छा डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्यों करते हैं? मिल्क का इल्ड, क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि जो चिकन, जो आपके पास में नॉन वेजिटेरियन फूड जो है, बेसिकली चिकन, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए आप यूज करते हो। तो वहां पर पोल्ट्री फ्री, डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड होनी चाहिए। मतलब आपके पास में जो ब्रीड है, जो आपके पास बर्ड है, चिकन है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रीड होना चाहिए। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब वही वेंटिलेशन, वही उनका हाउसिंग एरिया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा जो है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। प्रॉपर फूड वाटर होना चाहिए, हाइजीन और हेल्थ केयर का पूरा ध्यान होना चाहिए। वहां पे डॉक्टर्स, वेटेरिनरियन डॉक्टर्स जो है वो विजिट करते रहने चाहिए, कहीं फ्लू वगैरह तो नहीं है, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए पोल्ट्री फार्म के लिए। अब हम बात करें सर एनिमल ब्रीडिंग। अब आपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपने देखा होगा कि ब्रीड का बनाना भी एनिमल ब्रीडिंग में ही आता है। किसी भी चीज का क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करना है तो जो जिससे वो प्रोडक्ट मिल रहा है उस एनिमल को वेल तरीके से डिजाइन करना,
उसको बनाना, उसकी एक ब्रीड तैयार करना, ये भी एनिमल ब्रीडिंग का एक हिस्सा है, एक स्ट्रेटेजी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग जो है उसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। दो टाइप की ब्रीडिंग होती है, इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड, मान लो कि आपने कोई ब्रीड बनाई, आपको पता लगा कि आपने जो ब्रीड बनाई वो बन गया मेल, मान लो एक्स कैरेक्टर और वाई कैरेक्टर, समझना इस बात को, एक एक्स कैरेक्टर और एक वाई कैरेक्टर वाला है, एक्स कैरेक्टर का फीमेल है और वाई कैरेक्टर का मेल है, उनकी क्रॉसिंग करवा करके आपने एक जेड कैरेक्टर वाला नया बॉडी बनाया, ये है ब्रीड, इसको बोलते हैं ब्रीड। ओके, ये कौन है? ब्रीड है। अब आप बताइए, ये जो ब्रीड है, इस ब्रीड के अंदर ये सेक्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यस और नो? तो मान लो कि ये फीमेल है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसे मेल भी तो बन सकता है इसी ब्रीड के, इसी कैरेक्टर में, है ना, इसी फर्टिलाइजेशन में। तो इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा दो, तो इसको बोलते हैं हम इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। सेम ब्रीड, एक ही कैरेक्टर वाले जो है मेल और फीमेल के अंदर ब्रीड में इनब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग क्या होता है? क्रॉस बिटवीन एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट ब्रीड। अब आपने एक्स और वाई कैरेक्टर से जेड बनाया, तो आपने यहाँ पे पी कैरेक्टर की फीमेल ले ली और इसका क्रॉस कराया क्यू कैरेक्टर के मेल से, और इनसे जो बना वो आर ब्रीड बना। अब ये आर ब्रीड में भी कौन है? मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। तो आपने क्या किया? इस मेल का क्रॉस इस फीमेल के साथ करा दिया। ब्रीड जेड का मेल है और ब्रीड आर की फीमेल है, तो इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। ओके, अब आउट ब्रीडिंग भी देखो 3 टाइप की होती है। अभी जो मैंने आपको बताया ये एक टाइप है आउट ब्रीडिंग का। देखो आउट ब्रीडिंग कितने टाइप की होती है? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहां पर जो मैंने किया उसमें ये भी ए स्पीसीज है और ये भी ए स्पीसीज है। मतलब ये स्पीसीज और ये स्पीसीज सेम है बट ब्रीड डिफरेंट है। तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट ब्रीडिंग जो होता है उसमें 2 टाइप होते हैं। ये दोनों जो है वो है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पीसीज। तो इंट्रा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब डिफरेंट स्पीसीज, 2 डिफरेंट रिलेटिव स्पीसीज, 2 डिफरेंट रिलेटिव स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, अब क्रॉस ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, इनमें भी नियरली रिलेटेड स्पीसीज होती है। तो आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है कि अपनी स्पीसीज से बाहर रिलेटेड स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? यहां पर भी क्या होता है, यहां पे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, 2 डिफरेंट स्पीसीज, 2 डिफरेंट स्पीसीज। और आउट क्रॉसिंग में क्या होता है? 2 ब्रीड्स ऑफ नियरली रिलेटेड स्पीसीज, नियर बाय स्पीसीज। मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं, उन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर आप क्या करो? क्रॉस कराओ, तो आउट क्रॉसिंग उसको हम बोलेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? सर क्रॉस ब्रीडिंग वो होता है जो मैंने आपको बताया है ना, सेम स्पीसीज। किसमें? सेम स्पीसीज के अंदर 2 डिफरेंट ब्रीड, एक ही स्पीसीज की 2 डिफरेंट ब्रीड के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग। 2 डिफरेंट ब्रीड फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, सेम स्पीसीज नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट हो गया, स्पीसीज से बाहर चले गए आप, आउट क्रॉसिंग। और एकदम दूर की स्पीसीज है इंटरस्पेसिफिक स्पीसीज, मतलब 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका रिजल्ट है म्यूल। ओके, हिनी और म्यूल। तो इस तरीके से ब्रीडिंग्स होती हैं आपके पास में। अब देखो इनब्रीडिंग में देखो क्या करा है? मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड
फॉर 4 to 6 जनरेशन। अब इनब्रीडिंग में क्या होता है, मेटिंग करवा दो। मेटिंग मतलब क्रॉस ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स कैसे हुआ, देख लो। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स मतलब इस क्रॉस से बना हुआ मेल और फीमेल था, उन्हीं का एक क्रॉस करा दिया तो मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हो गए विद इन द सेम ब्रीड। तो बताओ विद इन द सेम ब्रीड हुआ या नहीं हुआ? जेड ब्रीड जो है उसी ब्रीड के अंदर क्लोजली रिलेटेड है, उनसे करा दिया क्रॉस सेम ब्रीड के अंदर। और कितने जनरेशन तक? 4 से 6 जनरेशन तक वो काम करा दो, तो इसको हम इनब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इनब्रीडिंग की डेफिनेशन हो गई। इनब्रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे क्या होता है, किस तरीके से करते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के अंदर आपने क्या किया, जेड टाइप के ब्रीड के अंदर आपने उसका एक मेल ले लिया, जो सुपीरियर मेल है, सुपीरियर फीमेल को उठा लिया। हो सकता है इस ब्रीड के अंदर कोई सुपीरियर ना हो, इनमें से इसी पर्टिकुलर ब्रीड में सेलेक्ट कर लिया आपने कि सुपीरियर मेल को सुपीरियर फीमेल के साथ में। बुल विच गिव्स राइज टू द सुपीरियर प्रोजेनी, काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। तो ये सुपीरियर फीमेल होता है और एक सुपीरियर फीमेल, दोनों को मिला दो, मेटेड इन पेयर्स, ठीक है, एंड सुपीरियर प्रोजेनी मिल जाती है। इस तरीके से इनब्रीडिंग होता है। स्पेसिफिक फीचर्स क्या है इनब्रीडिंग के अंदर? होमोजाइगोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मान लो कोई पर्टिकुलर एक्स कैरेक्टर यूजफुल कैरेक्टर है और वो रिसेसिव है। कैसा है? रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और यूजफुल है, तो उसमें ये हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर मान लो हार्मफुल है, वाई कैरेक्टर हार्मफुल है, कैसा है, हार्मफुल, और वो कैसा है, रिसेसिव है। तो अगर वाई कैरेक्टर हार्मफुल है तो देखो जब अच्छाई होगी तो बुराई भी होगी, लेकिन बुराई ज्यादा है। एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो है उनको यहाँ पर एक्सपोजर मिल जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन्स, एलिमिनेशन ऑफ द लेस डिजायरेबल जीन्स। ओके, ये तो है पॉजिटिव बात और ये है नेगेटिव बात। इनब्रीडिंग डिप्रेशन नेगेटिव बात, वही बात होगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कि एक ही जैसे कैरेक्टर आते जाएंगे तो बुरे कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अब देखो आउटब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉसिंग। अब इसमें ध्यान रखना, आउट क्रॉसिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, तो आप देखो ब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। आप देखो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच के इंडिविजुअल्स के बीच में। अब इसमें आप बोलोगे ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशंस। ओके, मतलब अगर मान लो कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, अगर मान लो कि ऐसी ब्रीड का, ये देख लो, ये इनके अंदर हम क्या करेंगे कि ये मेल और ये फीमेल है, तो ऐसे मेल और फीमेल होने चाहिए जिनके पीछे की तरफ में जो जनरेशंस हैं वो कॉमन होनी चाहिए। 4 to 6 जनरेशन अगर कॉमन हुई और सेम ब्रीड है और 4 to 6 जनरेशन कॉमन है तो फिर हो जाएगा इनब्रीडिंग। क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग। लेकिन यही मेल और ये फीमेल सेम ब्रीड के हैं, सेम ब्रीड है, ओके, और उसी ब्रीड के अंदर 4 से 6 जनरेशन तक एंसेस्टर जो है वो कॉमन नहीं है। समझ रहे हो? 4 से 6 जनरेशन तक अगर एंसेस्टर कॉमन नहीं है, सेम ब्रीड आ रही है, जेड ब्रीड के अंदर ही घुसे हुए हो आप, लेकिन इनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है। मतलब कहनाने का मतलब ये है कि ये जो मेल है उसके एंसेस्टर्स और ये फीमेल के एंसेस्टर्स बहुत ही अलग अलग है। ये आ तो उसी ब्रीड के ही है, जेड ब्रीड का ही है ये प्रोडक्ट, और ये भी उसी का ही प्रोडक्ट है, लेकिन एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है। तो एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब समझ लो यहां पर कि ये क्या हो जाएगा, ये रहा, नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन। ये हो गया आउट क्रॉसिंग। क्या हो गया? आउट क्रॉसिंग। समझ में आया कि नहीं आया? और क्रॉस ब्रीडिंग क्या हुआ? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये हो गया कि दो डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर ही सेम स्पीसीज है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें स्पीसीज कैसी होंगी आउट क्रॉसिंग में? यहां पर भी स्पीसीज सेम होगी, रिलेटेड स्पीसीज होंगी, सेम स्पीसीज। यहां पर भी स्पीसीज क्या होंगी? सेम होगी। तो क्रॉस ब्रीडिंग। अब आप सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, सबसे दूर का क्रॉस कौन सा है? दूर का मतलब कि जिसके अंदर एकदम डिफरेंट कैरेक्टर आ रहे हैं। तो सबसे डिफरेंट कैरेक्टर लाने वाला है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में
क्रॉस करवा के दे रहा है। अब क्रॉस ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग ये क्या है सर? ये क्रॉस ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग ये वो है जिसके अंदर दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, दो क्रॉस हो रहे हैं, दो ब्रीड्स क्रॉस हो रही हैं, तो दो डिफरेंट ब्रीड्स जो है उनका क्रॉस हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो नंबर 1 सबसे दूर का जो है वो नंबर 1, फिर नंबर 2, पहले दो अलग स्पीसीज, फिर दो डिफरेंट ब्रीड, सेम स्पीसीज की दो डिफरेंट ब्रीड, और फिर हम सेम स्पीसीज की सेम ब्रीड, बट 4 से 6 एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तो थोड़ा दूर हो गया किससे? इनब्रीडिंग से। तो इसीलिए इसको डाल दिया हमने आउट ब्रीडिंग के अंदर। और आउट ब्रीडिंग में क्या है? ये आउट क्रॉसिंग। क्या है? आउट क्रॉसिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, इनब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि इनब्रीडिंग भी सेम ब्रीड में है और आउट क्रॉसिंग भी सेम ब्रीड में ही होता है, बट वहां 4 से 6 एंसेस्टर कॉमन होते हैं इनब्रीडिंग में, और आउट ब्रीडिंग का जो आउट क्रॉसिंग है उसके अंदर सेम ब्रीड में क्रॉसिंग है, बट 4 से 6 एंसेस्टर कॉमन नहीं है, आउट क्रॉसिंग। ठीक है। और यहां पे देखिए, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर एनिमल हैविंग लो प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, है ना। और इट अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड्स टू कंबाइन। In some case, the progeny may combine desirable features of the both the parents and may be the considerable economical value. जैसे मेल और फीमेल हॉर्स, तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स दोनों को बनाया तो म्यूल बना। अब लगे सर इसका फायदा क्या है? वहां इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता था क्योंकि 4 से 6 एंसेस्टर कॉमन होते थे, यहाँ एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तो आप इसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को मिटा सकते हो। यहां पर देखो, क्रॉस ब्रीडिंग दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में, जैसे हिसारडेल, बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैम्स के बीच में, बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स से क्या बनाया? हिसारडेल। तो बीकानेरी ईव और मरीनो रैम ये दोनों क्या है? दो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, दोनों ब्रीड्स के बीच में तो क्रॉस ब्रीडिंग है ना, हिसारडेल, म्यूल। आउट क्रॉसिंग के कई सारे एग्जाम्पल हैं। म्यूल मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, हिनी उल्टा होता है, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी। और लाइगर देखो क्या बना है? मेल लॉयन और फीमेल टाइगर, लाइगर। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मल्टीपल ओवुलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब आप देखो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल ब्रीडिंग कैसे कराते हैं? अब आप देखो कंट्रोल ब्रीडिंग कराते हैं तो उसमें आप एक टाइम में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करना चाहते हो, तो देखो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स विद एफएसएच लाइक एक्टिविटी administrated into cow, hormones induce follicular maturation and superior ovulation। बहुत ज्यादा ओवुलेशन कराएगा। एट अ टाइम 6 to 8 eggs आर प्रोड्यूस्ड। अब फीमेल में क्या हुआ? 6 to 8 egg प्रोड्यूस हो गए उसकी वॉम्ब में। अब मेटेड विद एन इलाइट बुल, आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, या तो उसकी मेटिंग करा दो उस टाइम पे, या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करा दो। अब 8 से 32 सेल स्टेज एग्स आर रिकवर्ड सर्जिकली, तो सर्जिकली उसकी बॉडी में से सर्जिकल लेवल पे क्या करो, वहां पे जो फर्टिलाइज्ड एग है, तो कितने 6 to 8 एग। कौन सी सेल स्टेज? 8 to 32, 8 सेल to 32 सेल्स स्टेज के अंदर उस जाइगोट को या उस एग्स को, फर्टिलाइज्ड एग को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और उन सबको एक एक करके सरोगेट मदर के अंदर, हर मदर में एक एक डाल देते हैं। तो 6 से 8 एक ही टाइम के ऊपर आप बहुत सारे प्रोडक्शन ले सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म होने चाहिए और मल्टीपल ओवुलेशन करा दो, तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हो गया ये। अब है एपीकल्चर बी कीपिंग। एपीकल्चर में क्या होता है? फैक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज एपिस इंडिका, इसको हम ग्रो करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बी कीपिंग। एप्लीकेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द हनी, आपको हनी का प्रोडक्शन करना है, हाई न्यूट्रिटिव फूड एंड कंपोनेंट ऑफ द मेडिसिन, इसलिए इसका यूज होता है। डेफिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ द हाइव्स ऑफ हनी बी। ओके, तो हनी बी के जो हाइव्स होते हैं, जहां बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर हनी बी को क्या करते हैं? हम मेंटेन करते हैं। फैक्ट क्या है दूसरा? प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया practice in any area with the wild shrubs, fruit or carbs
एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स। भाई जहां पर आपको पता है कि हनी बी जो है वो यहाँ पर ज्यादा आएंगी, जहां एक्टिवेट होंगी, वहां आकर के आप क्या कर दो, उसको हनी बी हाइव्स जो होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं लकड़ी के, उनके अंदर जो हनी आ जाता है, हनी बी जो है वो इजीली आकर के वहां इकट्ठा हो जाएंगी। तो भाई वो क्या करती हैं, वहां से सारा नेक्टर लेकर के एक जगह इकट्ठा करती है ब्रीडिंग के लिए। तो उनको आपने प्लेस प्रोवाइड कर दिया, और प्लेस प्रोवाइड कर दिया एक बी हाइव्स बना करके, और उसको लगा कर रख दिया ले जा करके जहां पर क्रॉप फील्ड में, वहां पर जहां नेक्टर प्रेजेंट है, तो इजीली हनी मिल जाएगा आपको। ठीक है। एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ द बी वैक्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस। तो बी वैक्स के लिए और हनी के लिए आप जो है वो इसका प्रोडक्शन करते हो, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। तो स्वीट एडिबल फ्लूइड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है भाई? शुगर, मिनरल, विटामिन, एमिनो एसिड, एंजाइम, पॉलन। मेडिकल वैल्यू क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिसऑर्डर रिलेटेड टू द डाइजेशन, डिसेंट्री, वॉमिटिंग एंड द स्टोमक एंड द लिवर एफ्लिक्शंस। The following points are important for the successful beekeeping। ये क्वेश्चन याद रखना। Following points are important for the beekeeping। क्या क्या पॉइंट याद रखने चाहिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड द हैबिट ऑफ द बी, selection of the suitable location for the keeping the beehives, catching and the hiving of the swarms group of the bee, okay, management of the beehives during the different seasons and handling and the collection of the honey of the bee waxes। ये सब पॉइंट्स जो है वो याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं फिशरीज की, है ना। तो आपने वर्ड सुना होगा ब्लू रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सी फूड है उसका बहुत बड़ा चलन है वेस्टर्न कंट्रीज में। सी फूड, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, इन सब का बहुत बड़ा मतलब फिशेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। तो सी फूड जो होता है वो बहुत कॉमन है, इसके लिए फिशरीज। ब्लू रिवॉल्यूशन, तो देखो क्या है, प्रोवाइड अ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मर्स एंड द फिशरमैन ऑफ कोस्टल स्टेट। जितना भी कोस्ट के अंदर है स्टेट, उनके अंदर पीसी कल्चर बोलते हो, फिशरीज को पीसी कल्चर बोलते हैं। रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस। एप्लीकेशन हो गया, फैक्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन एन एफर्ट टू इंक्रीज फिश यील्ड इन इंडिया। मरीन एडिबल फिशेस कौन कौन सी होती है? मरीन, याद रखना, मरीन और फ्रेश वाटर फिशेस। इनके लिए हिल्सा, सार्डियंस, मैक्रेकल एंड पॉम्फ्रेंट। ठीक है। तो मैक्रेल, पॉम्फ्रेंट, हिल्सा एंड सार्डिनस। ठीक है। तो ये मरीन फिशेस हैं। कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी हैं? कतला, रोहू, होहू नहीं, कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प। ये है फ्रेश वाटर, कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ये है फ्रेश वाटर फिशेस। प्लांट की ब्रीडिंग की बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जैसे वहां पे ब्लू रिवॉल्यूशन था, ऐसे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, हरित क्रांति। तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चली थी उसके, लेकिन ड्रॉबैक्स बहुत सारे निकल गए। तो बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, जो कि हार्मफुल नहीं होता है ना, बॉडी के अंदर एंटर करके कार्सिनोजन नहीं होते वो। और कई सारे उसके यूट्रोफिकेशन कर देता है, लेक के अंदर जाकर के उस लेक की एजिंग करवा देता है ना, वहां जाकर के न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देगा, तो वहां का एल्गी जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करेगा, तो उसकी वजह से सड़ान पैदा हो जाएगी, एजिंग ऑफ लेक हो जाएगा। तो कई सारे ड्रॉबैक थे केमिकल फर्टिलाइजर्स के। तो आपने ऐसा टेक्निक यूज किया जिससे कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिले। तो इसलिए आपने बायोलॉजिकली जैसे ब्रीडिंग करवाते हो, एनिमल्स में एक सेलेक्टिव कैरेक्टर्स को लेकर के ब्रीड बनाई थी, वैसे ही प्लांट में भी जैसे जो जो आप लेना चाहते हो, जो व्हीट है, राइस है, मेज है, कुछ भी आपके मिलेट्स हैं, तो कोई भी चीज आप लेना चाहते हो, है ना, तो आपने उसके अंदर जो प्लांट्स को प्लांट के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में जो चीज अच्छी रहे वो कैरेक्टर ले लो। तो आपने क्या किया, क्वालिटी तो अच्छी बना ली, अब है क्वांटिटी। तो एक बार जब क्वालिटी अच्छी बन गई तो क्वांटिटी को कम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेस्ट, कीड़ा लग जाना, उसमें डिजीज हो जाना। तो प्लांट कैसा होना चाहिए जिसमें सुपीरियर प्रोडक्टिविटी हो और डिजीज रेजिस्टेंट हो, कोई भी पेस्ट जो है उसको खराब ना करे, पेस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए। पता चले आपने बहुत अच्छी मेहनत करके एक चीज बनाई और आपको पता लगा कि उसके अंदर डिजीज लग गई,
तो क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन क्वांटिटी खराब होगी। कैसे कि डिजीज लग गया उसके अंदर। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव कर सकोगे, क्वालिटी प्रोडक्शन अचीव कर सकोगे। यही तो स्ट्रेटेजी है। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, देखो स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेप देख लो क्या है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। देखो क्या होता है, देखो मैं सिंपल बता दूं। मैंने ये प्लेन डिजाइन, ये पेन है, ये एक प्लांट है, एक ब्रीड है, ये मैंने डिजाइन करनी है। तो इसको डिजाइन करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 कैरेक्टर का मिक्सचर है। मैंने 2 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए, एक कैरेक्टर एक्स कैरेक्टर है और एक वाई कैरेक्टर है। एक एक्स कैरेक्टर और एक वाई कैरेक्टर है, उन दोनों को मैंने मिक्स करके एक प्लांट में डाल दिया और एक जेड का एक प्लांट बना लिया, एक प्लांट की ब्रीड बना ली। अब आप बोलेंगे कि सर आपने क्या किया कि क्रॉस ही तो कराया इनका, एक्स और वाई का। तो क्रॉस में एक्स कैरेक्टर और वाई कैरेक्टर आप कहां से लेके आए? अरे ये भाई वाइल्ड कैरेक्टर्स हैं, ये आपको नेचर में ही मिलेंगे। तो नेचर में जाकर के मैंने एक्स कैरेक्टर का प्लांट सेलेक्ट कर लिया, वाई का सेलेक्ट कर लिया और जेड में तब तक क्रॉस कराता गया और उनको सेलेक्ट करता गया इनके प्रोडक्ट्स में, जब तक कि किसी एक प्लांट में इन दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर के नहीं आ जाते। मैं उसको देखूंगा, वॉच करूंगा, टेस्ट करूंगा और जब मेरे को पता लग जाएगा कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इन पेरेंट से इस प्रोजेनी में मिल गए हैं, इसको मैं फिर क्या करूंगा, कॉपीज बना लूंगा और इसके सीड प्रोड्यूस करके इसको बेचूंगा। तो ऐसे ही तो करना है आपको। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। एक कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर एक वेरियस कैरेक्टर्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ दीज कैरेक्टर्स, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, स्पीसीज एंड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज फॉलोड बाय देयर द इवोल्यूशन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक्स कैरेक्टर वाला कोई प्लांट अगर अच्छा मिल रहा है तो आप उसको प्रिजर्व करो, उसको बना के रखो, अच्छा रखो, कैसे भी करो। आप उनको कलेक्ट करके या फिर उसके कैरेक्टर्स को बचा करके आपको ये कैरेक्टर्स कहीं से भी लेके आने हैं क्रॉस करवाने के लिए, तो आप कलेक्शन करो उनका। फिर क्या करो, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो जितना भी आपके पास में सबसे पहले नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब एक ऐसा हाउस बना लो, उस हाउस में जगह जगह से उठा करके प्रिजर्व करो, कंजर्व करो। P फॉर प्रिजर्व, C फॉर कंजर्व, S फॉर स्टोर। स्टोर करो, कंजर्व करो, प्रिजर्व करो, कुछ भी करो। डिफरेंट मायने से आप एक प्लांट के स्पेसिमेंस को ला करके कलेक्ट करके रखो, जिसमें से हम चूज कर लेंगे हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो। फिर हमने चूज किया, इवोल्यूशन किया इन कैरेक्टर्स को और उसमें से छांटा एक्स कैरेक्टर और वाई कैरेक्टर को। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया, एक्स कैरेक्टर वाला पेरेंट और वाई कैरेक्टर वाला पेरेंट। नंबर 2 काम हो गया। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में क्रॉसिंग करवा दी। अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट, टाइम कंज्यूमिंग एंड द टेडिशियस प्रोसेस। ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत दिक्कत वाला प्रोसेस होता है। नाउ अब क्रॉस कराने के बाद नीचे ऑफस्प्रिंग मिल गई, बहुत सारी ऑफस्प्रिंग मिल गई आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी ऑफस्प्रिंग में वो दोनों डिजायर कैरेक्टर चले गए, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। तो पेरेंट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशंस। तो अब आप देखो, अब ये जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसके बाद सिलेक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब इन पेरेंट्स में, इस बच्चों में से जो आपके पास प्रोजेनी मिली है उसमें से वो उन प्रोजेनी को आप क्या बोलते हो, रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स क्यों बोला, क्योंकि आपने एक्स और वाई कैरेक्टर दोनों को मिक्स किया है, कॉम्बिनेशन रखा है, तो इसलिए उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेंट्स को मैं बोलता हूं प्रोजेनी। क्या बोल देता हूं, प्रोजेनी। तो सुपीरियर प्रोजेनी को टेस्ट करना है, उसको सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशंस टिल दे रीच टू अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ होमोजाइगोसिटी। तो अब आप क्या करते हो, उन सेलेक्ट करते हो इनमें से किसी एक को और उसको सेल्फ पॉलिनेट करते हो कई जनरेशंस तक। तो आपको क्या होगा कि ये एक्स और वाई कैरेक्टर्स जो हैं वो फाइनल जनरेशंस तक दिखते रहेंगे, और जितनी जनरेशंस तक आप करते गए, लास्ट जनरेशन को उठा करके लाए, उसमें देखा ये एक्स और वाई कैरेक्टर अब स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, इतना मेहनत करके आपने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बना लिया। अब सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट इतना सारा टेस्ट करा, इतना सेल्फ पॉलिनेट करके उसको स्टेबल ट्रेट लेकर के आगे, अब सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट में एक्स और वाई कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट है, अच्छे कैरेक्टर। अब इसका क्या करना है, अब इसको टेस्ट करना है, टेस्टिंग होगी, रिलीज होगा और कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स। अब इसको पहले टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट कहाँ किया जाएगा, लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा, इसकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी, देखा जाएगा कि ये नए बच्चे वैसे पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है।
है ना। तो टेस्टिंग हो गई। अब टेस्ट करने के बाद में इसको क्या करवाया जाएगा भाई, रिलीज किया जाएगा। रिलीज कहाँ किया जाएगा, कल जो नेचुरल एनवायरनमेंट में फील्ड है उसको 2 से 3 सीजन तक उसको उगाया जाएगा नेचुरल में, लेबोरेटरी से बाहर निकाल करके फील्ड में, और वहां उसको टेस्ट करके देखा जाएगा कि ये अच्छा तरीके से कैरेक्टर दे रहा है या नहीं दे रहा है। और जब ये देगा तो फिर उसके ऊपर ठप्पा लगेगा और फिर उसका कमर्शलाइजेशन होगा और इसको नया नाम दे दिया जाएगा कल्टीवर। क्या बोल दिया जाएगा, कल्टीवर। टेस्टिंग और रिलीज के बाद में इसको बोल दिया जाता है कल्टीवर। क्या बोल दिया जाता है, कल्टीवर। ओके, तो न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवोल्यूटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर agronomic traits by growing them in the research field and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation and other crop management practices। तो ऐसा करके अब आपको हर स्टेप में यही करना है। अब मान लो आपको डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, तो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी जो कलेक्शन से लाई है उसको लाओ, क्रॉस कराओ, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को पहचानो, उसका सेल पॉलिनेट करके उसको फाइनलाइज करो, फिर टेस्टिंग रिलीज करके फिर उसको कमर्शलाइज कर दो। अब कैसे भी कैरेक्टर होंगे, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा तो भी यही करना पड़ेगा। तो डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर उठा के लाओ। अगर आपको क्रॉप के अंदर आपको पता चलेगी क्या कि पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट जो प्रेजेंट है उनको बनाओ, उनको इकट्ठा करके उनको एक के अंदर डालो। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, ये सभी कैरेक्टर्स नेचर के अंदर इवोल्यूशन से किसी प्लांट की स्पीसीज ने अपने अंदर इवॉल्व किया हुआ है। आपका काम है उनको कलेक्ट करके रखो और उन कलेक्टेड को एक किसी ब्रीड के अंदर डाल दो इस प्रोसेस से। तो ऐसे आपने कई सारे प्रोडक्शन किए हैं। तो जैसे प्लांट ब्रीडिंग फॉर हाई यील्ड, तो नंबर 1 आपने जो अभी ये जो मैंने पूरी स्टेप बताई ना 1 से लेकर के 5 तक, ये स्टेप दिख रही है आपको, 1 2 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, ये पांचों जो स्टेप करी है उसमें ये जो एक्स और वाई कैरेक्टर है ये बदलते जाएंगे। ये कैरेक्टर है, अब पहली बार हम क्रॉस करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं किसके लिए, हाई यील्ड के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए। तो आपने ऐसा किया है वीट के साथ में। वैरायटी का नाम रखा सोनालिका और कल्याण सोना। ये सोनालिका वैरायटी और कल्याण सोना वैरायटी जो होती है वो एक क्या है, ब्रीड है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से बनाई गई एक हैंडमेड मैन मेड क्रॉप है, वैरायटी है। और देखो एनिमल में यूज करते हैं ब्रीड, यहां यूज करते हैं वर्ड वैरायटी। तो मैन मेड वैरायटी है, ये लेबोरेटरी के अंदर बनाई गई वैरायटी है। एक अभी जो 5 स्टेप करके आए हैं उसी तरीके से बनाई गई है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स जो है वो क्या लिया गया है, हाई यील्ड, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कराने वाला कैरेक्टर इनके अंदर प्रेजेंट है। तो हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं इस वीट के सोनालिका और कल्याण सोना के लिए। ऐसा करने के लिए आपने हाई यील्ड को करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग कराई थी, पीछे वाले 5 स्टेप कराई, और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे राइस की वैरायटी है जया एंड रत्ना, डेराइव्ड फ्रॉम द IR8 एंड द टॉन्चुंग नेटिव 1, ये रट लेना डायरेक्टली, हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट है। इसी तरीके से शुगर केन कैसे बनाया गया, क्रॉस ऑफ द सेकरम बारबेरी एंड सेकरम ऑफिसिनेरम। तो बारबेरी और ऑफिसिनेरम 2 हैं, दोनों की डिटेल एनसीईआरटी में दे रखी है, पढ़ लेना। बेटर शुगर कंटेंट और थिकर स्टेम जो है वो। मिलेट्स की बात करें तो हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा। तो हाइब्रिड हाई यील्ड और रेजिस्टेंट टू द वाटर स्ट्रेस, ये याद रखना। प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट, अब आपको वो जो एक्स और वाई कैरेक्टर है वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होने चाहिए। तो डिजीज रेजिस्टेंट जो है उसके लिए देखो, डिजीज में कई सारी डिजीज होती हैं, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, सभी टाइप की डिजीज से रेजिस्टेंट कई सारी वेराइटीज प्रोडक्शन के फॉर्म में आपने बनाई है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, 5 स्टेप्स के थ्रू। और सारे के सारे ये जो कैरेक्टर्स हैं डिजीज रेजिस्टेंट के, ये वाइल्ड वेराइटीज के अंदर नेचुरली इवोल्यूशन से उन्होंने अपने अंदर लिए थे, हमने उनको इकट्ठा करके एक प्लांट में डाल दिया और वेराइटी बना ली। ऐसे वीट की वैरायटी है डिजीज रेजिस्टेंट, क्वेश्चन आता है हिमगिरी इज द डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी वाइल सोनालिका इज द ब्रीड फॉर हाई यील्ड एंड हिमगिरी ऑफ वीट इज फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। तो लीफ, ये भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस डिजीज के लिए, तो लीफ एंड द स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट इन डिजीज की रेजिस्टेंट होती है हिमगिरी वीट की वैरायटी के अंदर, इसमें ये डिजीज नहीं लगती। ब्रासिका की बात करें तो पूसा स्वर्णिम, करण राय बोलते हैं इसको हम, व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट के व्हाइट रस्ट डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। कॉलीफ्लावर
पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल K2, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज रेजिस्टेंट, काउपी, काउपी जो होती है वो पूसा कोमल है, ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट। चिली की बात करें तो पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एंड लीफ कर्ल। मूंग बीन की बात करें तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है मूंग बीन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं कि इस मूंग बीन की डिजीज की रेजिस्टेंट का जो कैरेक्टर है वो नेचुरली नहीं बना था, नेचुरली प्रेजेंट नहीं था। आप क्या करते हो, नेचुरली प्रेजेंट को एक जगह डाल देते हो, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, इसको बनाया गया। इसको कैसे बनाया गया, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर करके और आपने उसको टेस्ट किया तो पता लगा कि रेडिएशन एक्सपोजर के बाद में एक वैरायटी ऐसी थी जिसके अंदर ये डिजीज हो ही नहीं, तो फिर आपने उसको यूज कर लिया और नए प्लांट में डाल दिया। तो आपने खुद ने बनाया है इस कैरेक्टर को जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए इसको बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। किसके लिए, येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, इसके लिए ये मूंग बीन बनाया गया, याद रखना। ओकरा, भिंडी, परभनी क्रांति, येलो मोजेक वायरस के लिए बनाया गया। ओके। प्लांट ब्रीडिंग फॉर पेस्ट कंट्रोल, तो ब्रेसिका, ब्रेसिका की बात करें तो पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 एफिड्स के लिए, फ्लैट बीन, पूसा स्वानी, पूसा स्वानी, पूसा सवानी और पूसा A4 जैसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। ये पेस्ट जो होते हैं इसके लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना कि किस पेस्ट के लिए कौन सी है। ओकरा भिंडी के लिए पूसा कोमल, शूट एंड फ्रूट बोरर। कॉटन में हेरी लीव्स, स्मूथ लीव्स एंड द नेक्टरलेस, है ना, तो जैसिड्स और बॉलवर्म्स। वीट, हेरी लीव्स, सॉलिड स्टेम, ये वैरायटी है, और इसमें सीरल लीफ बेटल एंड द स्टेम सॉफ्ट लाई। मेज के लिए, मेज में देखना हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, मेज स्टेम बोरर के लिए वैरायटी, और ये सारे कैरेक्टर्स में डाल दिए। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी पर्टिकुलर फूड में उसकी फूड की क्वालिटी इंप्रूव करवाने वाला प्रोसेस होता है। तो ऐसा ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड द हायर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ऐसे किसी फूड का प्रोडक्शन करो जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी हो, हिडन हंगर, किसी को क्वालिटी की वजह से कोई चीज कम नहीं हो जाए, इसलिए फिर ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए। ओके। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सर बायोफोर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो क्यों ध्यान रखनी चाहिए। तो प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी के लिए, ऑयल कंटेंट क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट उसका इंप्रूव करने के लिए। तो इसी तरीके से आप देखो बायोफोर्टिफिकेशन करके आपने मेज की वैरायटी बनाई है जो क्या करता है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ऐसा बनाया जिसके अंदर एमिनो एसिड्स डबल हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन, बायोफोर्टिफिकेशन। ऐसे ही व्हीट की एटलस 66 जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, ये बायोफोर्टिफिकेशन से बनाई गई है। राइस में आयरन फोर्टिफाइड है। ओके, इसी तरीके से ये तो है, और उसके बाद वेजिटेबल्स भी बायोफोर्टिफिकेशन से बनाई गई है, जैसे विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, स्पाइनच, पंपकिन, तो कैरेट, स्पाइनच, पंपकिन विटामिन ए एनरिच्ड है। उसी तरीके से विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गाउड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो, तो विटामिन सी रिच्ड हो गया। आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पाइनच एंड बथुआ, तो स्पाइनच एंड बथुआ जो है वो आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड है। प्रोटीन एनरिच्ड ब्रॉड, लैबलब एंड फ्रेंच बीन्स एंड गार्डन पीज, ये सब प्रोटीन एनरिच्ड है। तो इतनी सारी वेजिटेबल्स बनाई गई हैं बायोफोर्टिफिकेशन से हिडन हंगर को दूर करने के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है सर? सिंगल सेल प्रोटीन क्या है कि आपके पास में एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। सिंगल सेल्ड होते हैं, स्पाइरुलिना होता है, क्लोरेला होता है। कौन होता है? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना सिंगल सेल एल्गी है। ये क्या है? ये एल्गी जो सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज होते हैं, रिच इन क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन पुअर इन फैट। तो ये कैसे? स्पाइरुलिना सबसे ज्यादा यूज होता है, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह उगाया जाता है स्पाइरुलिना, एल्गी है ये, सिंगल सेल एल्गी। तो किस पे ग्रो करता है ये? वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, है ना, कंटेनिंग स्टार्च, स्ट्रॉ, मोलासेज, एनिमल मैन्योर एंड सीवेज। तो गंदी चीजों के ऊपर उगता है, बहुत ही ज्यादा चीप
बहुत कम पैसे खर्च करके इसे उगाया जा सकता है। और रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, स्पाइरुलिना इनका पॉल्यूशन भी रिड्यूस कर देता है। प्रोड्यूस फूड रिच प्रोटीन मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्पाइरुलिना के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें ध्यान रखना, प्रोटीन तो होता ही होता है, सिंगल सेल प्रोटीन है, लेकिन और भी चीजें होती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रोड्यूस करता है ये, रिच प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, ये सब इसमें प्रोड्यूस होता है, ज्यादातर प्रोटीन होता है। ये सिंगल सेल प्रोटीन हो गया। अब है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में आप क्या करते हो कि एक कल्चरल मीडियम होता है, उस मीडियम में एक्सप्लांट डालते हो, प्लांट का एक सेगमेंट डालते हो। प्लांट में प्रॉपर्टी होती है टोटीपोटेंसी, एक सिंगल टिश्यू एक सेल पूरा प्लांट बना सकती है। न्यूट्रिशनल मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो सारे डिजायरेबल न्यूट्रिशनल मीडियम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये एक्सप्लांट, एक्सप्लांट मतलब प्लांट का पार्ट, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा कैलस, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास कैलस में, और कैलस जो होता है उसमें ऑर्गेनजेनेसिस होगा, और ये कैलस आगे जाकर के क्या बनाएगा, शूट एंड रूट बना करके नया प्लांटलेट, और प्लांटलेट को बाहर निकाल करके आप लगा दो, और लगा करके आप छोटा छोटा और फील्ड के अंदर डाल दो। इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ, छोटे से माइक्रो पार्ट से आपने नए पूरा का पूरा नया कई सारे प्लांट बना लिए, और ये सारे क्लोन होते हैं, एक ही लेवल के होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर के अंदर कई सारे कल्चर होते हैं, एम्ब्रियो कल्चर होता है, मेरिस्टेम कल्चर होता है। तो एक्चुअली जो मेरिस्टेम कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करता है, बनाना हुआ है ना, इस तरीके से। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या यूज करते हैं भाई, कार्बन सोर्स के लिए सुक्रोज हो गया, इनऑर्गेनिक साल्ट हो गए, विटामिन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए। ग्रोथ रेगुलेटर्स में कौन होते हैं, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। फीचर्स, टोटीपोटेंसी होती है, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स मतलब सोमा क्लोनल हाइब्रिड्स, और दूसरा होता है सोमेटिक हाइब्रिड्स। तो सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, ये जो नया एक्स प्लांट, इस एक्स प्लांट से जो जितने भी नए प्लांट बने हैं उन सभी न्यू प्लांट्स को क्या बोलते हो आप, न्यू प्लांट्स। इन न्यू प्लांट्स को बोलते हो आप सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हो, सोमा क्लोन्स। सोमेटिक, एक्सप्लांट क्या होता है, सोमेटिक बॉडी, सोमेटिक बॉडी से बनाया हुआ, सोमेटिक से लीफ का टुकड़ा हो गया तो सोमेटिक ऑर्गन से उठाया गया पार्ट, क्लोन बन गए सोमा क्लोन्स। तो सोमा क्लोन इज द रिजल्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स, स्टेप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिड का मतलब एक्स सेल और वाई सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करा दो, तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। तो एक्स और सेल और वाई सेल प्रोटोप्लास्ट, दो प्रोटोप्लास्ट, एक्स सेल और वाई सेल के दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दो, तो आपको मिल जाएगा कौन, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। तो स्टेप, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज डाइजेस्टेड बाय द ट्रीटिंग द सेल विद द एंजाइम लाइक सेलुलेज और पेक्टिनेज। सेल वॉल हटा दी, सेल वॉल हटते ही बन गया प्रोटोप्लास्ट। आफ्टर द वॉल डाइजेशन आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, कौन से प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट एंड द मेड टू द फ्यूज। द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट soon developed their own wall and they are called somatic hybrid cells। तो ध्यान रखना, सोमेटिक हाइब्रिड और सोमा क्लोन डिफरेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को रिजल्ट होता है सोमेटिक हाइब्रिड, और टिश्यू कल्चर का रिजल्ट होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन का रिजल्ट होता है सोमा क्लोन्स। ये थी सारी बातें जिसको हमने डिस्कस किया। ओके, इसमें नोट्स में कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम देखते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो, इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, कई सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, कि कई सारे माइक्रोब्स, उनके साइज वगैरह, कि आपके डेली लाइफ में माइक्रोब्स कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्हीं को कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज के अंदर कितने डिफरेंट लेवल्स पर आपको ये माइक्रोब्स बेनिफिशियल्स हैं, और किस लेवल पर ये आपको हेल्प करते हैं, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं।
इस चैप्टर के अंदर आपको ये भी बताया गया है माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज होते हैं, और आपको होने वाला जो जैसे मैं कहूँ कि कई सारे नुकसान जो होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के, उनसे ये बचा लेते हैं। जैसे कई बातें हैं, जैसे आप देखते हैं सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आपको पता है कि माइक्रोब्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स एंड उसके प्रोडक्ट हैं और उसके यूजेस लिखे गए हैं। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, ऑल्सो इंक्रीज द विटामिन B12 एंड इन स्टोमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस कि पैथोजन है या नहीं है। बेकर्स ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae, it is used to make bread from the fermented duff. एंड प्रोपिनोबैक्टीरियम शार्मनी, ये जो है एक बैक्टीरिया है जो लार्ज होल्स इन स्वीज चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्वीज चीज का फॉर्मेशन प्रोपिनोबैक्टीरियम शार्मनी बैक्टीरिया से होता है। इसी तरीके से ब्रूअर्स ईस्ट, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो ब्रूअर्स ईस्ट का नाम है Saccharomyces cerevisiae। ये यूज टू प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस बाय द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरल्स। जो आपके पास में जो सीरल्स होती हैं उनका माल्टेशन कर दो, उन माल्टेड सीरल्स से क्या बना देता है ये, उनके फर्मेंटेशन से आपको एल्कोहलिक ड्रिंक बना के देता है ना। फ्रूट जूसेस जो होते हैं उनका फर्मेंटेशन भी कर देगा और एथेनॉल बना देता है। क्लियर? Saccharomyces cerevisiae। इसी तरीके से पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन एक मेडिसिन है, पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। He discovered that the mold Penicillium notatum growing in the unwashed culture plate around with the Staphylococci could not grow. Ernest Chain and Howard Florey established its full potential as effective antibiotic। इन्होंने मेडिसिन के फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट इसको बताया। अब अगर बात करें एस्परजिलस नाइजर, एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूसर होता है। एसिडोबैक्टर एसिटाई अब बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिकम एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लाइपेजेज एंजाइम जो होता है यूज्ड बाय द फॉर्मुलेशन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प टू रिमूव द ऑयली स्टेन लॉन्ड्री में। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम जो होते हैं वो क्लैरिफाई बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने में यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये एक प्रोडक्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस, यूज्ड एज द क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करने वाला क्लॉट बस्टर जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ऑफ पेशेंट्स ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। साइक्लोस्पोरिन ए एक प्रोडक्ट है, और ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है उससे मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए, और यूज्ड एज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। इसी तरीके से स्टेटिन भी एक प्रोडक्ट है जो एक ईस्ट है मोनस्कस पर्प्यूरियस। स्टेटिन एक प्रोडक्ट है ईस्ट से मिलता है मोनस्कस पर्प्यूरियस, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है स्टेटिन। और आपको पता है इट इनहिबिट्स द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के साथ में जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस वाले को। माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट, देखो क्या होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल के बाद में जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दो टर्म्स के अंदर ये काम होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट पहला काम होता है फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रीज। जो डेब्रीज फ्लॉट करती है उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यानी कि जो भी सीवेज के अंदर फ्लॉट करने वाले बड़े बड़े डेब्रीज जो होते हैं उनको सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले फिल्ट्रेशन किया जाता है। ओके दूसरी हम बात करें कि सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग कि कुछ चीज जो होती है वो फिल्ट्रेशन में नहीं निकलती तो उसको हम सेडिमेंट कर लेते हैं, ग्रिट के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। अब इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ऑल सॉलिड्स
दैट सेटल डाउन और प्राइमरी इफ्लुएंट, तो जो भी सेडिमेंटेशन में फिल्ट्रेशन से जो डेब्री बाहर निकल गई और जो पानी में जो नीचे बैठ गया उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ओके, जो सेटल डाउन हो गए। इसके अलावा जो पानी बचा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, और प्राइमरी इफ्लुएंट होता है सुपरनेटेंट, जो तैरने वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला होता है, उसको हम डाल देते हैं किसके अंदर। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम डालते हैं एरिएशन टैंक में। किसमें डालते हैं? एरिएशन टैंक। अब एरिएशन टैंक में कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड होता है, कॉन्स्टेंटली इसके अंदर आप एयर सप्लाई करते हो, और इस एरिएशन टैंक के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है फ्लॉक्स का। और फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स जो होता है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट के साथ मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। एरोबिक बैक्टीरिया का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है फ्लॉक्स। अब ये सारे फ्लॉक्स जो होते हैं इसमें बायोडिग्रेडेशन करते हैं, और एरिएशन टैंक में उस सीवेज का क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी रिड्यूस होता जाएगा, और ये रिड्यूस होता हुआ पास्ड इनटू द लार्ज सेटिंग टैंक। तो सेकेंडरी सेटलिंग, प्राइमरी टैंक के बाद में सेकेंडरी टैंक के अंदर डाल देते हैं सेटल करने के लिए। और सेडिमेंटेटेड जो फ्लॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, और इस एक्टिवेटेड स्लज को हम पंप करते हैं किसके अंदर? वापस एरिएशन टैंक के अंदर। और एरिएशन टैंक में जब इसको एक्टिवेटेड स्लज को डाल देंगे तो ऑलरेडी कोई चीज प्रेजेंट होगी, तो नई चीज बनने में हेल्प करेगी, तो इनोकुलम के तरह वर्क करेगा। और मेजर पार्ट ऑफ द पंप्ड इनटू द एनारोबिक डाइजेशन, एरोबिक डाइजेशन नहीं, एनारोबिक डाइजेस्टर्स। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक के अंदर जब आप इसको डाल देते हैं, किसको? सेडिमेंटेड बैक्टीरियल पार्ट होता है उस सेटलिंग, जो सेटल हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट को उसके अंदर डालेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट प्रोड्यूस ये सब, उसमें से जो भी पार्ट है उसको सबको निकाल लेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट को आगे डाल दिया, और सेकेंडरी इफ्लुएंट जो होता है उसको जैसे ही हम इसमें डालेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर और यहां से पास करवाएंगे तो वाटर बॉडीज के अंदर नया वाटर चला जाएगा। ठीक है, तो सीवेज क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड द माइक्रोब्स। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम बोलते हैं एसटीपीज, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, इंक्लूड द 2 स्टेजेस। अब बीओडी क्या होता है? अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन द 1 liter ऑफ वाटर। इट इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो ग्रेटर द बीओडी मोर द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जिस वाटर का ज्यादा बीओडी होगा वो ज्यादा पॉल्यूटिंग होगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बीओडी को कम किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को कम कर दिया जाता है। द एरोबिक माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट जो होता है उसके अंदर आप ये डाइजेस्ट कर देते हैं। दिस रिड्यूसेस द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट, और ऐसा करके वो रिड्यूस कर देते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट हैज द इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान टू सेव द वाटर पॉल्यूशन। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए कई माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, और बायोगैस भी बड़ा यूजफुल एक सब्सटेंस है जिसको हम कई चीजों में यूज कर सकते हैं। सर बायोगैस में मेनली क्या होता है? वैसे तो बायोगैस मिक्सचर होता है गैसेस का, है ना, कई सारे गैसेस होती हैं उसके अंदर, लेकिन मेनली उसमें होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। मेथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एनारोबिकली, ऑन द सेलुलोजिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस मेथेन एंड एक्सेट्रा। तो मेथेनोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है। तो मेथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन द एनारोबिक स्लज एंड रूमेन ऑफ कैटल फॉर सेलुलोज डाइजेशन। तो कैटल के रूमेन के अंदर सेलुलोज के डाइजेशन के लिए वहां पर बैक्टीरिया मेथेनोजन प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो डंक के साथ में आ जाता है, और साथ ही साथ में आप जो होता है वो स्लज के अंदर भी प्रेजेंट होता है, एनारोबिक स्लज के अंदर। द डंक ऑफ कैटल गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। डंक कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द बायोगैस, गोबर गैस। तो बायोगैस प्लांट कंसिस्ट, इस तरीके का प्लांट होता है जिसमें डाइजेस्टर होता है। इधर डंक और वाटर मिक्स करके स्लरी डाल दो। स्लरी डालने के बाद में यहाँ पर मेथेनोजन जो है मेथेन बनाते जाएंगे, यहाँ डाल देंगे। गैस होल्डर होता है, ये मूवेबल होता है, उसको ऊपर उठा देता है, गैस बनेगी तब। और जो बाकी डाइजेस्टेड स्लज होता है वो उसको यहाँ पे निकाल लेंगे।
अ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप होता है, द कलेक्ट द बायो वेस्ट एंड द स्लरी ऑफ डंक, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर अ स्लरी, यहां होती है स्लरी, ये स्लरी मिक्स करके डाल रहे हैं अपन ना, which keeps in rising as the biogas is produced. An outlet which is connected to the pipe supply biogas and other outlet remove the spent slurry used as the fertilizer. तो ये होती है spent slurry, इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है. ओके, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया. अब माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट वो होते हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है और किसी न किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं. ये मतलब समझे नहीं सर? मतलब ये हुआ कि आपके माइक्रोब्स जो होते हैं वो अगर मान लो किसी पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, मान लो कोई क्रॉप है जिसको पेस्ट नुकसान पहुंचा रहा है, कोई कीड़ा वगैरह इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह माइक्रोब्स को यूज कर सकते हो और ये माइक्रोब्स जो है उस पेस्ट को खत्म कर देंगे, पेस्ट को खा जाएंगे या पेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे कीड़े को, तो फिर क्रॉप बच जाएगी. तो उस बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट रेफर टू द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड फॉर द कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड द पेस्ट. तो पहला आप देखो क्या लिखा, प्लांट डिजीज एंड पेस्ट. प्लांट के बायो कंट्रोल एजेंट किसको कंट्रोल करते हैं? प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं. तो ध्यान रखना, कंट्रोल वर्ड रेफर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ बायोलॉजी प्लांट डिजीजेज एंड कंट्रोल टू पेस्ट. तो कंट्रोल एजेंट सबसे पहला है माइक्रोब्स, बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. ये कंट्रोल करता है किसको? बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जो होते हैं उनको खत्म कर देता है, उनको कंट्रोल करता है. इसी तरीके से ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई होता है, बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द सेवरल प्लांट पैथोजेंस. इसी तरीके से न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस स्पीसीज स्पेसिफिक, तो ये जो होता है वो बहुत नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर ही अटैक करता है. और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है, अटैक इंसेक्ट एंड द अदर ऑर्थ्रोपोड्स. तो ये क्या करते हैं कि एजेंट सिर्फ उसी स्पीसीज को खत्म करते हैं और किसी की चीज को खत्म नहीं करते हैं. जो हार्मफुल है उन्हीं को ही करेंगे, जो यूजफुल है उनको खत्म नहीं करेंगे. Microbes as the biofertilizer. Biofertilizer are organisms that enrich nutrient quality of the soil like bacteria, fungi, cyanobacteria, है ना, lichen, या फिर मैं कहूँ कि mycorrhiza. ये सब लोग बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं. ओके, अब आप देखो ये तीन कैटेगरी है आपके पास में बायो फर्टिलाइजर्स की तरह. तो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कौन होता है? नाइट्रोजन फिक्सर्स as a biofertilizer, mycorrhiza as a biofertilizer, cyanobacteria as a biofertilizer. तो बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई और मैं कहूँ साइनोबैक्टीरिया जो है वो बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं. तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सर. राइजोबियम इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, इज द रूट नोड्यूल लेग्यूमिनस प्लांट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इसी तरीके से दूसरा है एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर. नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द प्लांट एज द न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर. ओके, माइकोराइजा की बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का प्लांट के साथ में. मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोम्स, माइकोराइजा के अंदर जो मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोम्स फॉर्म माइकोराइजा. तो फंजाई जो है फंजाई का जीनस होता है ग्लोमस, उससे रिलेटेड होता है माइकोराइजा. द फंगल सिम्बायोट एब्जॉर्ब्स फास्फोरस. तो फंजाई जो होता है वो एग्जैक्टली फास्फोरस सॉइल के लिए और प्लांट को दे देता है. बेनिफिट टू द प्लांट रेजिस्टेंट. देखो प्लांट के लिए क्या बेनिफिट है? रेजिस्टेंट टू द रूट बोर्न पैथोजन. तो ये इंपॉर्टेंट है. माइकोराइजा प्लांट के अंदर रूट बोर्न पैथोजन जो होते हैं, रूट से जो पैथोजन आते हैं वो नहीं होने देता है. और टॉलरेंस टू द सैलिनिटी. तो सैलिनिटी जो होती है और ड्रॉट जो होता है, और ड्रॉट और सैलिनिटी से ये क्या देता है? टॉलरेंस प्रोवाइड करता है. ये सारे बेनिफिट है माइकोराइजा के संबंध में. माइकोराइजा से आपको क्या बेनिफिट है प्लांट को? तो रूट बॉर्न पैथोजन नहीं होगा, टॉलरेंस आ जाएगा सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए, और फॉस्फोरस भी मिल जाएगा, और जीनस ग्लोम्स होता है. ये सारी इंपॉर्टेंट बातें. ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्सो. ओके, इन पैडी फील्ड आपको पता है कि राइस प्लांट में जो होते हैं वो
बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर है एनाबिना एजोला फर्न के साथ एसोसिएटेड होता है, एनाबिना एजोली, उसको पैडी फील्ड में डाल देते हैं तो वो एक नाइट्रोजन फिक्सर होता है, तो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। वो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, तो ऑर्गेनिक मैटर तो ऐड करता ही करता है, और साथ ही साथ में ऑर्गेनिक मैटर क्यों, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, तो दोनों काम करने की वजह से ये तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगा और ये नाइट्रोजन ऐड करेगा, ऐसा तो दोनों बातें होती है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया याद रखना, ऑसिलेटोरिया ये हो गए फर्टिलाइजर्स के तौर पर सारे के सारे। तो ये माइक्रोब्स जो चैप्टर है उसको आप, मैंने थोड़ा सा व्यू दिखाया आप लोगों को छोटा सा, आप इसको डिटेल से एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इन दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर से मिला करके। तो ये बहुत अच्छा जैकपॉट चैप्टर्स हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए और दिमाग में रखिए, रिवीजन करिए जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ मेन एग्जाम के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इकोलॉजी यूनिट लेकर के आएंगे और इकोलॉजी के चारों चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड बातें आपको बताएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।